दोस्तों, आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अलार्म है। जिस बांग्लादेश को दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती है, उसी बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री आज पूरी तरह ठप होने के कगार पर खड़ी है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां की टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। ये कोई धमकी नहीं है और न ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स असल में वहां की गारमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती है। यही मिल्स कपास से यान यानी धागा बनाती है और यही धागा आगे चलकर शर्ट, टी शर्ट, पैंट और जैकेट जैसे कपड़ों में बदलता है। आसान शब्दों में समझे तो अगर स्पिनिंग मिल्स रुक जाती है तो पूरी गारमेंट सप्लाई चेन अपने आप लड़खड़ा जाती है। आज बांग्लादेश उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी इंडस्ट्री अचानक इस हाल में कैसे पहुंच गई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश सरकार की वो नीतियां जिन्हें मोहम्मद यूनिस की जादुई स्ट्रेटेजी कहा जा रहा था, लेकिन अब वही रणनीतियां इंडस्ट्री के लिए सरदर्द बन चुकी है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश सरकार ने एक नीति लागू की थी जिसके तहत रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को ड्यूटी फ्री यान इंपोर्ट की सुविधा दी गई। यानी जो फैक्ट्रियां कपड़े बनाकर विदेश भेजती है वे बिना टैक्स दिए यान बाहर से मंगा सकती है। सुनने में ये फैसला एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हुआ। भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉटन यान प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारतीय यान न सिर्फ क्वालिटी में बेहतर है बल्कि कीमत में भी सस्ता पड़ता है। जैसे ही बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का रास्ता खुला, भारतीय यान भारी मात्रा में वहां पहुंचने लगा। गारमेंट बनाने वाली कंपनियों ने तुरंत लोकल यान छोड़कर भारतीय यान खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां उन्हें कम कीमत में बेहतर माल मिल रहा था। इसका सीधा असर बांग्लादेश की लोकल स्पिनिंग मिल्स पर पड़ा। उनका तैयार माल गोदामों में पड़ा रह गया, कोई खरीदार नहीं बचा। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि हजारों करोड़ टका का यान स्टॉक बिक ही नहीं पाया। जब माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री के पास पैसा आएगा कहां से? और जब पैसा नहीं आएगा तो कर्ज चुकाना, मजदूरों की सैलरी देना और बिजली के बिल भरना सब नामुमकिन हो जाता है। स्थिति को और बिगाड़ने वाला एक और फैसला सरकार ने लिया। भारत से आने वाले यान पर लैंड पोर्ट के रास्ते रोक लगा दी गई, लेकिन समुद्री रास्ते यानी सी पोर्ट से आने वाले यान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय एक्सपोर्टर्स ने रास्ता बदल लिया और पहले से भी ज्यादा यान समुद्र के जरिए बांग्लादेश भेजने लगे। इससे भारतीय यान की मौजूदगी वहां के बाजार में और मजबूत हो गई। आज हालात ये है कि बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स खुले तौर पर कह रही है कि वह पूरी तरह फाइनेंशियल नॉन वायबल हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर वे अपनी फैक्ट्रियां तक बेच दें तब भी उनके ऊपर चढ़ा कर्ज नहीं चुका पाएंगी। यही वजह है कि अब किसी चेतावनी या अल्टीमेटम की बात नहीं हो रही, बल्कि सीधे सीधे मिल्स बंद करने का फैसला लिया गया है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा टकराव अब बांग्लादेश के अंदर ही पैदा हो गया है। एक तरफ टेक्सटाइल मिल्स ऑनर्स हैं जो चाहते हैं कि सरकार विदेशी यान पर सख्ती करे और लोकल इंडस्ट्री को बचाए। दूसरी तरफ रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं जो साफ कहते हैं कि उन्हें सस्ता और अच्छी क्वालिटी का यान चाहिए ताकि वह इंटरनेशनल मार्केट में टिक सके। बांग्लादेश सरकार के सामने अब बहुत बड़ा दुविधा भरा फैसला है। टेक्सटाइल मिल्स लाखों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर देश की कुल एक्सपोर्ट कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा संभालता है। अगर सरकार मिल्स को बचाने के लिए कदम उठाती है तो एक्सपोर्टर्स नाराज होंगे, और अगर एक्सपोर्टर्स को खुश रखा गया तो स्पिनिंग मिल्स पूरी तरह खत्म हो सकती है। यही वजह है कि आज मोहम्मद यूनिस की नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन फैसलों को कभी आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया गया था, वही फैसले अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गहरे संकट में ढकेल चुके हैं। आने वाले समय में सरकार क्या रास्ता निकालती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में हो रहे एक बहुत बड़े और दिलचस्प बदलाव की है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की अपनी होल्डिंग को काफी हद तक कम कर दिया है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की एक लंबी रणनीति छुपी हुई है। दरअसल हालिया सरकारी और आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत
के फॉरेक्स रिजर्व हाल ही में बढ़कर एक बार फिर $700 बिलियन के आसपास पहुंच गए, जो पिछले 1.5 साल के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हो रही है जब आरबीआई अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच रही है। अभी आरबीआई के पास मौजूद यूएस ट्रेजरी होल्डिंग लगभग $174 बिलियन के आसपास रह गई है, जो 2023 की तुलना में करीब 25 से 26% कम है, यानी 5 सालों में ये सबसे निचला स्तर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है। आमतौर पर माना जाता है कि जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड यानी ब्याज दरें ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदते हैं, क्योंकि वहां से अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन इसके उलट आरबीआई इस समय अमेरिकी ट्रेजरी को कम कर रही है और दूसरे एसेट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। अगर हम भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बनावट को देखें तो इसमें 4 बड़े हिस्से होते हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें डॉलर, यूरो और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जैसी चीजें आती है। दूसरा है गोल्ड रिजर्व, तीसरा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथा आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स का होता है, लेकिन अब इसमें गोल्ड की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। आरबीआई के हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा बढ़कर 16% से ज्यादा हो गया है, जो करीब 2 दशकों में सबसे ऊंचा स्तर है। कुछ साल पहले तक यह हिस्सा 8 से 9% के आसपास ही हुआ करता था। यानी साफ है कि भारत धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और सोने को ज्यादा महत्व दे रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ग्लोबल अनिश्चितता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरह रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि डॉलर आधारित एसेट्स कितने सुरक्षित है। यही वजह है कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, ब्राजील, जर्मनी और पोलैंड जैसे देश भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स कम कर रहे हैं और गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। भारत के मामले में एक और वजह है करेंसी स्टेबिलिटी। ज्यादा गोल्ड रिजर्व होने से रुपया को सपोर्ट मिलता है और किसी भी वैश्विक झटके के समय देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। गोल्ड को ना तो आसानी से फ्रीज किया जा सकता है और ना ही इसकी वैल्यू अचानक जीरो होती है, इसीलिए इसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब आरबीआई अमेरिकी ट्रेजरी बेच रही है तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ कैसे रहा है। इसका जवाब है वैल्यूएशन और कैपिटल फ्लो। हाल के महीनों में सोने की कीमतों में तेजी आई है, जिससे गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। इसके अलावा भारत में विदेशी निवेश, एक्सपोर्ट से मिलने वाले डॉलर और आरबीआई के मार्केट ऑपरेशंस ने भी रिजर्व्स को मजबूत किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरबीआई की ये रणनीति साफ इशारा करती है कि भारत अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा विविध और भविष्य के जोखिमों के हिसाब से तैयार कर रहा है। आने वाले समय में ये बदलाव और भी साफ नजर आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।